नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है और आपके काम की होती है वो खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। तो सबसे पहली खबर आपको हम बताएंगे जो हमने हरियाणा जागरण से ली है। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा के 4 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। हरियाणा जागरण अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी है। आपको बताते चले, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत के स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। सांसों पर संकट लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि क्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो उसी तरीके से अब हरियाणा के 4 जिलों में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत के स्कूलों को बंद किया गया है। तो पहली खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के 4 जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब केसरी अखबार के ब्यूरो चीफ महावीर गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेवात से अनिल मोहनिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सृष्टि। महावीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार सांसों में संकट मंडराया हुआ है, लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, अब हरियाणा के 4 जिलों के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कई सारे कदम और उठाने की जरूरत है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए और जो भी लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। समय जो सांसों का संकट है वो बहुत बुरी तरह से गहराया हुआ है। आम लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और खास करके जो लोग पहले से सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो 40 से 50% जो है सांस के मरीजों की संख्या जो है बढ़ चुकी है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अब ये 4 जिलों के अंदर एनसीआर के जो 4 जिले हैं इसको 17 तारीख तक इन जिलों में स्कूलों को बंद करने के जो निर्देश दिए हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मकसद यही है कि वाहनों का आवागमन कम हो जिससे ये पोल्यूशन जो है उसको घटाया जा सके और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो स्कूलों में और खुले में जो प्रभावित करता है ये प्रदूषण, उससे वो बच्चे बच सके। तो कहीं ना कहीं ये कदम है, लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं स्कूलों को बंद कर देना, सरकारी कर्मचारियों को ये कहना कि घर से वो लोग काम करें या निजी कर्मचारियों को घर से काम करें, ये कोई समाधान नहीं है इस समस्या का। इस समस्या के समाधान तक जब तक सरकारें नहीं पहुंचेंगी, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं सोचेंगी, तब तक इससे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। अब जब भी आप देखते होंगे, जब भी नवंबर का महीना आता है हर बार इस तरीके की ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं और पिछले 10-15 सालों से हम इन चीजों को सुन रहे हैं। उद्योगों के ऊपर ये लोग लागू कर देते हैं कि आप जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो उद्योगों को बिजली मिल नहीं रही है और वो जनरेटर पर आधारित हैं, ऐसे में आप बताइए कि उनका उत्पादन कैसे जिंदा रहेगा। और उत्पादन जब प्रभावित होगा तो केवल उनका टेम्परेरी लॉस नहीं होता है, उनका परमानेंट लॉस भी होता है। क्योंकि कुछ ऑर्डर ऐसे हैं, मान लीजिए मैं किसी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर को जो है सप्लाई करता हूं और उसको पार्ट अगर मैं 15 दिन तक, 1 हफ्ते तक नहीं दूंगा तो वो परमानेंट मेरा ऑर्डर खत्म कर देगा और किसी ऐसी कंपनी से माल लेगा जहां पर ग्रेप सिस्टम नहीं लागू होता है, जहां पर जनरेटर पर पाबंदी नहीं होती है। तो ये सरकारें इन मुद्दों के बारे में सोच ही नहीं रही है। मैं समझता हूं, मैं मान सकता हूं कि जो सांसों का संकट है, जो जीवन है और सेहत है, वो सबसे बड़ी है, व्यापार से भी बड़ी है। लेकिन अगर जीवन के ऊपर कोई बात आती है तो उद्योग भी बंद होना चाहिए। सब चीजों के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसी आपात स्थिति बनती क्यों है? क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या पहली बार पोल्यूशन हुआ है? क्या ये स्थिति पहली बार बनी है? कोरोना का संकट आया, हम समझ सकते हैं कि पहली बार एक ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन ये तो अभी जलवायु को लेकर के आप जानते हैं कि अभी जो है लंदन के अंदर जो है एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें भारत ने भी भागीदारी की थी। उसमें कोयले के उत्पादन पर पाबंदी की बात भी आई थी, तो वो एक बड़ा विषय है। उस पर 200 देश जो है सहमत भी हुए हैं। भारत की बड़ी उपलब्धि उसको माना जा रहा है।
जो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उसमें शामिल हुए थे। तो भारत ने सुझाव रखा है कि जो कोयले पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये पाबंदी एकदम से ना लगा करके धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लगाई जाए। तो और भी बहुत सारे बड़े मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई है। एक दिन अधिक चला है वो सम्मेलन। तो जलवायु का जो परिवर्तन है और जो पर्यावरण की जो समस्याएं आ रही हैं, वो जीवन को लेकर के कितनी गंभीर होती जा रही हैं, उसकी उतनी गंभीरता से हमारी सरकारें जब तक नहीं सोचेंगी तब तक उसका समाधान संभव नहीं है। बिल्कुल महावीर जी, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है और अब कड़े कानून भी बनाने की इसको लेकर के जरूरत होगी, क्योंकि हर साल इसी तरीके से प्रदूषण का जो खतरा है वो मंडराता है, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। तो जिस तरीके से हमने पहली खबर में बात करी कि प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के 4 जिलों के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का, और अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी। अब मान्यता प्राप्त कुश्ती अखाड़े ही चलेंगे, संचालकों को लाइसेंस लेने होंगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों में महिला खिलाड़ियों पर हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। हाल ही में सोनीपत में एक अखाड़ा संचालक ने एक महिला कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पर खेल मंत्री संदीप सिंह सरकार जल्द ही एक पहल करेगी जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। अवैध रूप से चल रहे कुश्ती के अखाड़ों को बंद करेगी सरकार। साथ ही अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। तो अवैध कुश्ती के अखाड़े अब बंद कर दिए जाएंगे, मान्यता प्राप्त अखाड़े ही चलेंगे। ये दूसरी खबर की बात हम कर रहे हैं और हमारे साथ अनिल मोहनिया जी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से अब मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे, लाइसेंस लेने होंगे अखाड़ों के लिए, क्या वजह है इसकी जो इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, हम बात करेंगे खेल अखाड़ों की। अब से पहले जिस तरीके से खेल अखाड़ों के अंदर कुछ मामले सामने आए थे, जिनके अब खेल मंत्री जो संदीप सिंह है, इन्होंने ऐलान किया है कि अब खेल अखाड़ों के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी और जो बिगैर मान्यता के खेल अखाड़े चल रहे हैं वो अब बंद किए जाएंगे। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा अनिल। महावीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बड़ा कदम उठाने को यहाँ पर के सोचा गया है, अब मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे, अब अखाड़ों के लिए लाइसेंस लेना होगा, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी सृष्टि, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा था क्योंकि कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था इन अखाड़ों के नाम पर, और कई अखाड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अड्डे बन चुके थे और हरियाणा के अंदर इन अखाड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे अखाड़े गलत काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे अखाड़ों के अंदर इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो शामिल हो गए थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस जो है इन अखाड़ों के कारण से जो है हुए हैं। कितने बड़े बड़े लोगों का मर्डर इसमें शामिल हुआ है और अखाड़े में जो है प्रैक्टिस करने वाले लोग उसमें शामिल रहे हैं। तो और भी राजनीतिक लोग भी इनका इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन जो ये बिल्कुल इसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। और खेल मंत्री ने जिस तरीके से इस पर संज्ञान लेते हुए ये एक नीति बनाने का निर्णय लिया है कि इस पे पंजीकरण होना जरूरी है। जब रजिस्टर्ड जो अखाड़े होंगे उन्हीं को अब चलाने की अनुमति दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वालों का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा और उनकी जांच भी की जा सकेगी, कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है, किस तरीके का उनका रहन सहन है और किन प्रकार की गतिविधियों में वो लोग लिप्त रहते हैं। तो एक डाटा सरकार के पास होगा और कौन व्यक्ति उसको चला रहा है उसके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। तो इससे निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो अखाड़ों को लेकर के जिस तरीके के जो समाचार हमें सुनने को मिलते रहे हैं उसमें सुधार होगा और एक अच्छी अखाड़ों के माध्यम से एक अच्छे खिलाड़ी देश को मिल पाएंगे और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। अब मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे और संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। दूसरी खबर की हमने बात करी, अब रुक करेंगे हम तीसरी खबर का। जो है आप तीसरी खबर आपको बता देते हैं, अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। आपको बताते चलें, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर के बयानबाजी सामने आ रही है, किसान आंदोलन
को लेकर के एक बड़ा बयान अब कृषि मंत्री का सामने आ गया है। जेपी दलाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान मीडिया से वो रूबरू होते हैं और जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन, पर्यावरण प्रदूषण और डीएपी की कमी को लेकर आपको बताते चले उन्होंने राय रखी और जिसके बाद आपको बताते चले किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि ये आंदोलन कांग्रेस का है और सिर्फ कांग्रेस का झंडा हटाया गया है, यानी कि किसान आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस का आंदोलन बता दिया है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसको लेकर उन्होंने किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बता दिया है। उनका कहना है कि बस झंडा हटाया गया है, बाकी ये पूरा आंदोलन कांग्रेस का है। महावीर जी, आपका रुख हम करेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आती चली जा रही है, 1 साल का समय बीत गया है, आंदोलन को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। कई सारी चीजें देखने को मिली इसी बीच। इस आंदोलन में कई प्रकार की बयानबाजी हुई और किसान का जो आंदोलन है उसने भी कई सारे रुख पकड़े, कई अलग अलग दिशाओं पर भी आंदोलन गया। लेकिन अब बयानबाजी को लेकर हम बात करें तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान इसको लेकर सामने आ गया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस का आंदोलन है, सिर्फ झंडा हटाया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? कृषि मंत्री पहले भी इस बात को कह चुके हैं और हरियाणा सरकार के अन्य मंत्री, विधायक और नेता भी इस बात को कहते रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सपोर्ट जरूर इस आंदोलन को है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम देखें तो कांग्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। और सरकार इस प्रकार, और मैं आपको सृष्टि बताना चाहता हूं कि सरकार के पास इस तरीके के डाटाज भी हैं। सरकार जो वहां पर आंदोलनरत जो लोग हैं उनका डाटा भी सरकार जुटा रही है कि ये कितने बड़े किसान हैं और कितनी इनके पास जमीन है और ये लोग किस पार्टी के साथ जुड़े हुए। तो सरकार के पास गुप्त तौर पर ये एक डाटा भी सरकार ने जुटाया है, जिसके जब यदि जरूरत पड़ेगी सरकार कभी ना कभी उसका खुलासा भी कर सकती है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100% लोगों को हम ये कह सकें कि वो सभी लोग कांग्रेस के हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री क्योंकि एक राज्य के कृषि मंत्री हैं और एक बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है और कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन को सपोर्ट दे रही है, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट दे रही है और यदि संख्या की बात करें तो संख्या के आधार पर भी सपोर्ट दे रही है। तो कांग्रेस उसको हर मुद्दे पर सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ये कहना मेरे ख्याल से पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है। बिल्कुल महावीर जी, एक बड़ा सवाल है मेरे मन में ये है कि जिस तरीके से लगातार किसानों का ये भी कहना था कि लगातार जो बयानबाजी हो रही है उससे उन्हें नाराजगी है और उसको लेकर के भी वो लगातार विरोध कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि इस बयान के बाद कोई असर इस आंदोलन में देखने को मिलेगा? देखिए सृष्टि, बयानबाजी तो दोनों तरफ से लगातार होती रही है। किसानों की तरफ से भी बयानबाजी आई है। किसानों की तरफ से तो बयानबाजी नहीं बल्कि कई ऐसे कार्य किसानों की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो विधायकों को बंधक बनाने की बात हो, चाहे मंत्रियों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने की बात हो, विधायकों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने की बात हो, विधायकों को बंधक बनाने की बात हो, तो मुख्यमंत्री को सभा ना करने देने की बात हो। तो बहुत सारे उग्र प्रदर्शन जो है, जो एक विरोध प्रदर्शन की श्रेणी में हम लोग नहीं लेते हैं, उस प्रकार के प्रदर्शन भी किसानों की तरफ से होते रहे हैं और किसानों की तरफ से बयानबाजी भी बहुत सख्त होती रही है। तो ऐसे में सत्ता में बैठे हुए लोग भी यदि सभ्य भाषा के अंदर कोई बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है या कोई बहुत बड़ी बात है। किसानों की तरफ से भी लगातार इस तरीके के बयान, बल्कि इससे बहुत सख्त बयान हम लोग सुनते रहे हैं और इसी प्रकार से राजनीतिक लोग भी अपने, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो लोग जवाब देते हैं, क्योंकि ये किसानों का बड़ा मुद्दा है। दिल्ली हरियाणा को चारों तरफ से बंदी बनाया गया है एक तरीके से। कोई हरियाणा से यदि हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो जाने के लिए रास्ते नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार और उद्योग प्रभावित हो रहा है इससे। तो पत्रकार जब भी सवाल पूछते हैं मुख्यमंत्री से या कृषि मंत्री से या अन्य मंत्रियों से, तो वो जवाब जब देते हैं तो उनका ये एक उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि कौन इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। तो उसी संदर्भ में ये बयान कृषि मंत्री का आया होगा निश्चित रूप से। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा किसान इसको मानेंगे, क्योंकि इस तरीके के बयान पहले भी आते रहे हैं। तो ये तो बात की हमने तीसरी खबर की, जिस तरीके से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है उसमें सिर्फ कांग्रेस का झंडा हटाया गया है, पूरा आंदोलन
कांग्रेस का है। तो अब बात कर लेते हैं चौथी खबर की। हम चौथी खबर का रुख करेंगे जहां पर लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। चौथी खबर की हम बात करते हैं जिस तरीके से डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लगातार प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना और प्रदूषण ने अपना आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू भी लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है। प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बात अगर हम पलवल की करें तो पलवल के गांव सुंदरनगर में अभी तक डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। और अब बड़ी बात यह कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में भय का माहौल बन गया है। तो वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो प्लेटलेट्स की लगातार कमी देखने को मिल रही है। जागरण सिटी अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। जागरण सिटी अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल सृष्टि, बात करें पलवल जिले की, पलवल जिले में डेंगू के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। अब से पहले भी डेंगू के काफी मामले सामने आए थे। अभी हाल ही में 6 बच्चों की जो मौत हुई है, इसके बाद भी प्रशासन अभी तक पूरी तरह सतर्क नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पूरी इस तरीके की वहां पर कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं कि डेंगू से बचाव के लिए अस्पतालों की बात करें चाहे अन्य जगह की बात करें, वहां पर इस तरीके की कोई सुविधा अभी दी नहीं जा रही है। बिल्कुल, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और लगातार डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। महावीर जी, अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज के अखबार की। जी, हम आपको उन खबर से रूबरू करवाते हैं जो खबर आपके लिए बेहद जरूरी होती है और हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए और हम आप तक हर एक खबर को पहुंचा पाए। तो हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।